हाल के दिनों में भारत में एक नाम अचानक पूरे देश की चर्चा का विषय बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया से शुरू हुई आवाज देखते ही देखते सड़कों तक पहुंच गई। हजारों युवा अपने अधिकारों, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर एकजुट होने लगे। किसी ने इसे युवाओं का नया आंदोलन कहा तो किसी ने इसे व्यवस्था के खिलाफ गुस्से की अभिव्यक्ति। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल फिर से खड़ा कर दिया। जब भी भारत का युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो सबसे पहले किसका नाम याद आता है? वो नाम है भगत सिंह। एक ऐसा युवा जिसने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने विचारों, साहस और बलिदान से पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया। उनका संघर्ष एक विदेशी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था, जबकि आज के आंदोलन एक लोकतांत्रिक भारत में अलग परिस्थितियों और अलग उद्देश्य के साथ खड़े होते हैं। फिर भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस, युवाओं की भूमिका और बदलाव की आकांक्षा, ये ऐसे मूल्य है जिनकी याद आते ही भगत सिंह का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। तो आखिर कौन थे भगत सिंह? कैसे एक साधारण बालक भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक बना? किन घटनाओं ने उनके विचारों को आकार दिया और कैसे उनका जीवन आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है? आइए जन्म से लेकर शहादत तक भगत सिंह के अद्भुत जीवन की इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 28 सितंबर 1907 ब्रिटिश भारत के पंजाब के प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गांव, जो आज पाकिस्तान के फैजलाबाद जिले में है, वही जन्म हुआ था उस बालक का जो आगे चलकर भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक बना। उसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य था। उनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सभी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में सक्रिय थे। कहा जाता है कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। परिवार ने इसे शुभ संकेत माना और नवजात शिशु का नाम रखा भगत, अर्थात ईश्वर का भक्त और सौभाग्य का प्रतीक। बचपन से ही भगत सिंह का घर देशभक्तों का मिलन स्थल था। वहां अंग्रेजों के अत्याचार, स्वतंत्रता की योजनाएं और क्रांति की चर्चाएं होती थी। इन्हीं बातों को सुनते सुनते नन्हे भगत के मन में भी मातृभूमि के प्रति प्रेम और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस जन्म लेने लगा। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में वैसाखी का पर्व था। हजारों लोग अपने परिवारों के साथ जालियनवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे तो कुछ लोग ब्रिटिश सरकार के राउलेट एक्ट के विरोध में आयोजित सभा में शामिल होने आए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह स्थान भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में बदल जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डायर अपने सैनिकों के साथ जालियनवाला बाग पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग का दरवाजा बहुत छोटा था, इसीलिए लोग भाग भी नहीं सके। कई लोग जान बचाने के लिए बीच में बने कुएं में कूद गए, जबकि सैकड़ों लोग गोलियों का शिकार हो गए। आधिकारिक ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि कई भारतीय स्रोतों में मृतकों की संख्या इससे कई अधिक बताई जाती है। हजारों लोग घायल हुए और पूरा देश शोक और आक्रोश में डूब गया। उस समय भगत सिंह केवल 11 वर्ष के थे। यह समाचार सुनते ही उसका बाल मन बेचैन हो उठा। कई विवरणों के अनुसार अगले दिन वे अमृतसर पहुंचे। उन्होंने जालियनवाला बाग की रक्त रंजित मिट्टी अपने हथेली में उठाई, उसे एक छोटी शीशी में भरकर घर ले आए और उस मिट्टी को शहीदों की निशानी मानकर सम्मान दिया। ये घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। जालियनवाला बाग की घटना ने भगत सिंह के मन में आजादी की ऐसी ज्वाला जला दी थी जो समय के साथ और भी प्रबल होती गई। लेकिन उनके जीवन का अगला बड़ा मोड़ आया 1921 में, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उस समय पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था और सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों को छोड़ने की अपील की जा रही थी। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 13-14 साल की थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। उनका मानना था कि जिस शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी शासन को मजबूत करना हो, वो भारत की स्वतंत्रता की राह नहीं दिखा सकती। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया।
ये कॉलेज लाला लाजपत राय ने उन छात्रों के लिए स्थापित किया था जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी शिक्षण संस्थान छोड़ दिए थे। नेशनल कॉलेज केवल पढ़ाई की जगह नहीं थी, बल्कि देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों का केंद्र बन चुका था। यहाँ भगत सिंह ने इतिहास, राजनीति, विश्व की क्रांतियों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने इटली के माज़ीनी, रूस की क्रांति, आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ा। साथ ही वे भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन से भी प्रेरित हुए। इसी दौरान उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण बोरा, यशपाल और कई अन्य युवा साथियों से हुई। इन चर्चाओं ने भगत के विचारों को नई दिशा दी। उनका विश्वास था कि केवल अंग्रेजों को हटाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना होगा जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, सामाजिक एकता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता फैलाना था। कुछ समय बाद वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से भी जुड़ गए और आगे चलकर भगत सिंह ने पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया। यही से भगत सिंह एक जागरूक छात्र से संगठित क्रांतिकारी बनने की राह पर आगे बढ़े। 30 अक्टूबर 1928 ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजे गए साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध शुरू हो चुका था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए पूरे देश में इसका नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। इस विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कर रहे थे। जैसे ही प्रदर्शन आगे बढ़ा, पुलिस ने जुलूस को रोकने का फैसला किया। पुलिस आधिकारिक जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। लाला लाजपत राय पर कई लाठियां पड़ी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लगभग 2 सप्ताह बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। भगत सिंह ने इसे केवल एक नेता की मृत्यु नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान माना। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इस घटना का जवाब देने का निर्णय किया। योजना थी कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाया जाए, लेकिन 17 दिसंबर 1928 को पहचान की गलती के कारण सहायक पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स गोली का शिकार हो गया। घटना के बाद भगत सिंह और राजगुरु वहां से निकल गए, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने उनका सुरक्षित बच निकलना सुनिश्चित किया। इस घटना के बाद पूरा ब्रिटिश प्रशासन सतर्क हो गया। भगत सिंह अब अंग्रेज सरकार के सबसे वांछित क्रांतिकारियों में शामिल हो चुके थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपनी पहचान बदल ली, अपनी दाढ़ी और बाल कटवा दिए, जो उस समय एक सिख युवक के लिए बहुत बड़ा और कठिन निर्णय माना जाता था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस चल रही थी। ब्रिटिश सरकार के 2 कानून, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित करने की तैयारी में थी। क्रांतिकारियों का मानना था कि इन कानूनों का उद्देश्य भारतीयों की आवाज को दबाना और स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था। इसी दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे 2 युवा अचानक खड़े हुए। ये थे भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने सभा के उस हिस्से में कम तीव्रता वाले बम फेंके जहां किसी की जान जाने की संभावना ना हो। जोरदार धमाका हुआ, पूरा हॉल धुएं से भर गया और अफरा तफरी मच गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों भागे नहीं, वे वही खड़े रहे और जोर जोर से नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद उन्होंने सैकड़ों पर्चे हवा में उछाल दिए। उन पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका संदेश साफ था, उद्देश्य हत्या नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार तक भारत की आवाज पहुंचाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बिना किसी प्रतिरोध के स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। वे जानते थे कि अब उनकी गिरफ्तारी तय है, लेकिन उनका असली लक्ष्य अदालत को एक मंच बनाना था जहां वे पूरे देश और दुनिया के सामने अपने विचार रख सके। गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में भगत सिंह का नाम तेजी से फैल गया। अदालत की हर सुनवाई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनके भाषण और विचार अखबारों की सुर्खियां बनने लगी।
एक गुमनाम क्रांतिकारी अब पूरे देश के युवाओं की आवाज बन चुका था। लेकिन अंग्रेज सरकार को लगा था कि जेल की सलाखें उनकी इरादों को तोड़ देगी। हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जेल ही भगत सिंह के संघर्ष का नया मैदान बन गई। जेल पहुंचने के बाद भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें सड़ा गला खाना दिया जाता था, गंदे कपड़े पहनाए जाते थे और साफ पानी तक उपलब्ध नहीं था। दूसरी ओर यूरोपीय कैदियों को बेहतर भोजन, साफ बिस्तर और सम्मानजनक सुविधाएं मिलती थी। भगत सिंह ने इसे केवल अपने साथ नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज के साथ भेदभाव माना। इसी अन्याय के विरुद्ध में 15 जून 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग ये व्यक्तिगत नहीं थी, वे चाहते थे कि भारतीय राजनीतिक कैदियों को भी वही सम्मान और सुविधाएं मिले जो यूरोपीय कैदियों को दी जाती थी। उनका कहना था कि वे अपराधी नहीं बल्कि अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले राजनीतिक बंदी है। दिन बीतते गए लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। इस आंदोलन में क्रांतिकारी जतीन दास भी शामिल थे। उन्होंने लगातार 63 दिनों तक अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। आखिरकार 13 सितंबर 1929 को जतीन दास ने जेल में ही अंतिम श्वास ली। उनकी शहादत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जब उनका पार्थिव शरीर लाहौर से कोलकाता लाया गया तो लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने सड़कों पर उमड़ पड़े। ये केवल एक अंतिम यात्रा नहीं थी बल्कि अंग्रेज शासन के खिलाफ पूरे देश का मौन विद्रोह था। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज सरकार को कुछ मांगे माननी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि भगत सिंह अब केवल एक क्रांतिकारी नहीं रहे थे, वे पूरे भारत की युवा चेतना, साहस और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन चुके थे। अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि अगर उनके विचारों को नहीं रोका गया तो ये आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने उनके खिलाफ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। इस केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या और ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए गए। केस के दौरान सरकार ने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन किया ताकि सुनवाई तेजी से पूरी की जा सके। इस फैसले की उस समय कई कानूनी विशेषज्ञ और नेताओं ने आलोचना भी की क्योंकि सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। लेकिन अदालत में भी भगत सिंह डरे नहीं। उन्होंने हर सुनवाई को अपने विचार रखने का मंच बना दिया। वे अदालत में नारे लगाते, क्रांतिकारी गीत गाते और बार बार कहते कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ है। देश भर में अखबार विचार प्रकाशित करने लगे और लाखों युवा उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। कई राष्ट्रीय नेताओं, समाज सेवियों और आम नागरिकों ने उनकी फांसी की सजा कम करने की अपील की। देश के अनेक हिस्सों में प्रदर्शन हुए और दया याचिकाओं की मांग उठी, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही। आखिरकार 17 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। ये खबर पूरे भारत में बिजली की तरह फैल गई। लोगों की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में गर्व भी था। हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अंग्रेज सरकार इन तीनों नौजवानों को सचमुच फांसी दे देगी? 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर एक ऐसी शाम उतर रही थी जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाली थी। आधिकारिक रूप में फांसी 24 मार्च की सुबह होनी थी, लेकिन किसी जनाक्रोश की आशंका से ब्रिटिश सरकार ने फैसला बदल दिया। शाम लगभग 7:30 बजे तय समय से पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष थी। कहा जाता है कि फांसी से कुछ समय पहले वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे जिसे वे बीच में छोड़ना नहीं चाहते थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने पहुंचे तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ क्षण बाद उन्होंने पुस्तक बंद की, मुस्कुराए और अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी घर की ओर बढ़ गए। तीनों के होठों पर एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वे बिना किसी भय के पूरे आत्मविश्वास के साथ फांसी के तख्ते पर पहुंचे। कुछ ही पलों बाद भारत के 3 वीर सपूत मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। लेकिन अंग्रेज सरकार की चिंता यही खत्म नहीं हुई।
लोगों के आक्रोश के डर से उसी रात तीनों के शवों को गुप्त रूप से जेल से बाहर ले जाकर सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला के पास जल्दबाजी में जलाने की कोशिश की गई। स्थानीय ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिल गई। वे वहां पहुंचे और तीनों शहीदों के अंतिम संस्कार को पूरे सम्मान के साथ पूरा किया। देखते ही देखते ये समाचार पूरे देश में फैल गया और भारत शोक, गर्व और क्रांति की भावना से भर उठा। भगत सिंह की मृत्यु ने उनके विचारों को समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें अमर बना दिया। उनकी शहादत ने लाखों युवाओं के मन में स्वतंत्रता की ऐसी ज्योति जलाई जिसने अंग्रेजी शासन के नींव को और अधिक हिला दिया। आज भी 23 मार्च को पूरा भारत शहीद दिवस के रूप में याद करता है, सिर्फ 3 क्रांतिकारियों की मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि उस अमर साहस और बलिदान के लिए जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता, न्याय और देश प्रेम का अर्थ समझाया। अगर आप भगत सिंह की सोच और उनकी विचारधारा से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद।